नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए बात अब अंता उपचुनाव की कर लेते हैं। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में सियासी पारा हाई है। इस सीट पर जीत की चाह बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे नरेश मीणा को भी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंता में दिग्गज पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, इसलिए अंता में सीएम का यह दूसरा रोड शो है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज लगातार प्रमोद जैन भाया के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं, तो वहीं नरेश मीणा भी पीछे नहीं है। नरेश मीणा को आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिलने के बाद पूरे समीकरण ही बदल गए हैं। अंता की जंग में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली लड़ाई इन तीनों के बीच में है, यानी त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा कितना भारी है और प्रचार के आखिरी दिन कौन किससे आगे है, ये जानेंगे और समझेंगे। और इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा नेताओं के बयान आपको सुना देते हैं। देखिए, आज आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, आप देखते हैं जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का विजन है, जनता पूरी तरह से उसको मानती है। और आज इस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूं मोरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि यहां पर मोरपाल सुमन की जीत तय है, अच्छे वोटों से वो जीतने वाले हैं। लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नरेश मीणा यहां पर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो इस चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। और प्रमोद भाया जैन पुराने खिलाड़ी हैं अंता के, और आज दोनों पार्टियों ने अपना दम दिखाया है। थोड़ी देर में प्रचार यहां पर थम जाएगा। अरे कांग्रेस जीत रही है एक तरफा यार, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ की जनता जानती है कि विकास कौन करवा सकता है, भाया के अलावा कौन कर सकता है विकास। जितने भी यहाँ पर दूसरे कभी जीते भाया के अलावा, उन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया कोटा अंत के लिए। तो इसलिए इस बार मन बना चुकी है, यहाँ की जनता जीत रही है भाया। हमेशा अपने जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को पूरा होता है। इसी तरह से हमारे सीएम साहब को जो भी दायित्व मिला वो रोड शो करेंगे, पहले भी करके गए हैं। और जो हुजूम इस डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसको देखकर माननीय भजन लाल जी और माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जिस तरह से भीड़ उनके नाम से उनके काम से जो अभी 6 तारीख को रोड शो था उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और कल भी बहुत अच्छी खासी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई मोरपाल को जिताने के लिए सब 11 तारीख को वोट दिलाएंगे और देंगे। तो अंता का उपचुनाव पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है और जातीय समीकरण बड़े मायने रखते हैं। चर्चा करेंगे। शैलेश कौशिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, अरविंद चोटिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव फर्शीवाला राजनीतिक विश्लेषक और पौरुष भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शैलेश कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा। जो आज तस्वीरें सामने आई, यानी दूसरा रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, पावर शो भाजपा ने यहां दिखाया है। एक रोड शो आपने गुरुवार को किया, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि दूसरा रोड शो दूसरी बार आपको दम दिखाना पड़ा? क्या कोई शंका है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और हम जब किसी चुनाव को लड़ते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। ना हमारे कार्यकर्ता ना हमारे नेता टूरिज्म पॉलिटिक्स नहीं करते कि राहुल गांधी की तरह 58-59 दिन तक बिहार नहीं गए, एक यात्रा करके 58-59 दिन तक बिहार को भूल गए। जिस चुनाव में जाते हैं पूरी ताकत के साथ जाते हैं, पूरे मनोयोग के साथ जाते हैं। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हम जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए उस क्षेत्र में जाकर वो अपने विकास को गिनाते हैं, अपने काम को गिनाते हैं। इसके लिए एक रोड शो, 2 रोड शो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से अंता में लगे हुए हैं, जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो जनता का विश्वास है, निश्चित रूप से अंता की जनता मनोयोग बना चुकी है कि उन्हें विकास के संग जाना है, उन्हें सरकार के साथ जाना है। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल मंत्री रहते हुए भाया कोई काम नहीं करवा पाए,
तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि सीएम एक रोड शो या दो रोड शो, हम हर कार्यकर्ता के पास जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, हाईटेक प्रचार हमारी पार्टी का काम है, परंपरा है, और बूथ कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हमारी ताकत है, जिसके बल पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक है पौरुष जी, आपने सुन लिया, आपको घेर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि गुटबाजी की बात आप लोग कर रहे थे कि भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी के रोड शो में एक तस्वीर सामने आई, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक रथ पर सवार थे। अगर आज गहलोत पहुंचे हैं, वहां सचिन पायलट भी उनके साथ दिख जाते तो शायद थोड़ा मायने, एक संदेश अलग जाता। क्यों सचिन पायलट क्यों नहीं थे आज उनके साथ? देखिए अनिल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हाड़ौती संभाग में भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आपने देखा कि प्रत्याशी चयन में भी जो है कभी किसी नेता का नाम चला, कभी किसी नेता का नाम चला, और लेकिन साथ आ गए ना, वो तो रथ पे सवार थे, एक साथ दिख गए। आप मेरे बात का जवाब तो देने दीजिए। आपने बीजेपी वालों को नहीं टोका, मुझे भी मत टोकिए, 2 मिनट मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। तो मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे चुनावी अभियान में अंत समय एक ऐसा आया कि जब वसुंधरा जी के द्वारा पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पर नाराजगी व्यक्त की गई और पार्टी के जो है प्रदेश नेतृत्व को वहां पर प्रचार के लिए जाना पड़ा। जबकि आप कांग्रेस में देखिए, हम लोग तो जिस समय हमने अपने नामांकन रैली थी उस समय हमारे सभी नेता वहां पर मौजूद थे। पायलट साहब भी वहां पे गए, गहलोत साहब भी वहां पे गए, हमारे आदरणीय प्रभारी डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां पर थे, हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब भी वहां पे थे, हमारे विपक्ष नेता टीकाराम दूली जी भी वहां पे थे, और तमाम कांग्रेस के सारे संगठन के और जो सत्ता से जुड़े हुए नेता हैं सभी वहां पे मौजूद थे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अनिल जी कि आज के जमाने में जब एक जातिगत आधार देख करके टिकट देना सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है, ऐसे में हमने उस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया कि जिसकी ना तो वहां पे जाति के ज्यादा वोट है ना इसके धर्म के वहां पर वोट है। और आप देखिए कि भाजपा हमेशा सनातन को अपना मुद्दा बना करके चलती है, सनातन को अपना फेज बना के चलती है। वो तो आपकी मजबूरी है सर, इसके बावजूद वो तो मजबूरी है आपकी। नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। देखिए हमारे जो कैंडिडेट है वो वहां पे सर्व स्वीकार्य कैंडिडेट है। आप पिछले 4 चुनाव उठा करके देखिए, 2 चुनाव में वे जीते हैं, 2 चुनाव नहीं बागी होने वाली बात ही नहीं है अनिल जी। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, 4 चुनाव पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2 बार जब वहां पे जीती तो 3000 से लेकर के 5,500 वोटों के मार्जिन से जीती, और जब प्रमोद जैन भाया वहां पर चुनाव जीतते हैं तो 30,000 से लेकर 33,000 के मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। तो नरेश मीणा भी तो टिकट मांग रहे थे आपसे। अंतर है, यही उनकी लोकप्रियता बताने के लिए काफी है। और दूसरी बात देखिए, उपचुनाव है, ये उपचुनाव जो होता है वो सरकार का लिटमस टेस्ट होता है, विपक्ष का लिटमस टेस्ट नहीं होता। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राज्य के अंदर पिछले 2 साल से लगातार बद इंतजामी रही, कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा, प्रशासनिक विफलता का मुद्दा छाया रहा, इस पर्ची सरकार की स्थिति यह रही कि छोटा सा निर्णय लेने के लिए भी उसको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। राज्य की जनता ना रोड पर सुरक्षित है, ना अस्पतालों के अंदर सुरक्षित है, ना अपने घरों में सुरक्षित है। तो मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, और हाँ अंता विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या के ग्रामीण मतदाता भी हैं वहां पे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले जो हमारा जो समय बीता उसमें प्रदेश की जनता ने जो है गर्मियों के दिनों में अकाल भी देखा, और बाद में जो है भीषण बारिश के ऊपर के देखा जाए तो बाढ़ का भी स्थिति देखिए। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी पहली सरकार होगी कि जिससे किसानों का इतना बड़ा खराबा हुआ। ठीक है, वो जवाब ले लेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। भारद्वाज जी, आपके सवाल का जवाब मैं भाजपा के शैलेश कौशिक से ले लूंगा। एक बार मैं अरविंद चोटिया जी के पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा इनसे समझ लेते हैं। अरविंद जी, त्रिकोणीय मुकाबला अंता उपचुनाव में 2008 में यहां पर जो थर्ड फ्रंट था उसने अपनी ताकत दिखाई थी। क्या इस बार लग रहा है जो माहौल ग्राउंड पर है कि 2008 में जिस तरह से थर्ड फ्रंट यानी जो निर्दलीय मोहनलाल थे वो 20,000 के आसपास वोट ले गए थे, तो इस बार क्या फर्क पड़ रहा है जिस तरह से माहौल दिख रहा है जमीन पर? देखिए, इस सीट पर अगर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा नहीं होते तो इस चुनाव की कोई बात ही नहीं होती, चुनाव कोई बहुत ज्यादा उठ भी नहीं पाता। ये चुनाव उठा ही निर्दलीय के कारण से है, क्योंकि निर्दलीय पिछले 2 चुनावों में अपना दमखम दिखा चुके हैं, छबड़ा में और अपने देवली उनियारा में। और 100% जो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं और भारी डेंट करते हैं। तो ये चुनाव उनके कारण से ही। और आप देखिए, इस चुनाव में बहुत रोचक चीज ये है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनकी ओर से भी बहुत बड़ी रैली हुई है। उनके समर्थन में दूसरी पार्टियों के लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जातियों के नेता आए हैं, जो जाति के नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो लोग आए हैं। और उन सब के निशाने पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के निशाने पर निर्दलीय है।
बीजेपी का प्रत्याशी है, उसकी कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि उसको कोई निशाने पर ले। लेकिन बीजेपी का आप देखिए कि उनकी जो एकजुटता है वो कमाल की है। भजनलाल शर्मा की जो किस्मत, हम कहते हैं कि किस्मत के धनी है, तो ये सीट उस क्षेत्र में है जहां से पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र जो है वो सांसद हैं, तो उनकी ये स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी कारण से आप दोनों को एक साथ रोड शो में देख रहे हैं, एक गाड़ी के अंदर देख रहे हैं। परसों भी इन्होंने रोड शो किया, आज फिर रोड शो कर रहे हैं। तो आज जो रोड शो कर रहे हैं उसका कारण कल वाली जो निर्दलीय प्रत्याशी की रैली है वही है मुख्य रूप से। लेकिन यहाँ सब एकजुट यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की एक साथ हो सकती थी, इसका अच्छा मैसेज जाता, लेकिन वो नहीं हो पाई, वो होनी चाहिए थी। लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसने इस चुनाव को पूरी तरह से उठा दिया है। और कांग्रेस ने जो सबसे ज्यादा हमले निर्दलीय प्रत्याशी पे किए हैं, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, उसने निर्दलीय प्रत्याशी की अहमियत को बढ़ा दिया है। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी की अहमियत बढ़ गई है और ये चर्चा भी इसलिए हो रही है इस चुनाव में, ये चर्चा में चुनाव इसलिए है। हमारे साथ रजिक फर्शीवाला जुड़े हैं, जरा इनसे भी थोड़ा समीकरण जान लेते हैं। सर, पहले तो ये बता दीजिए कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ आ गए हैं, इसका कितना उनको फायदा मिलने वाला है, क्या असर होने वाला है? देखिए, थर्ड फ्रंट बनता हुआ जा रहा है निर्दलीय उम्मीदवार के साथ। आप देखेंगे आप पार्टी जुड़ गई है, हनुमान बेनीवाल जुड़ गए हैं, आपके राजेंद्र गुड्डा जुड़ गए हैं, तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो थर्ड फ्रंट का उम्मीदवार हो गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है भाजपा वर्सेस निर्दलीय का चुनाव हो गया है, क्योंकि जातिगत आधार भी आप अगर यहाँ पर देखेंगे अंता का, तो अंता में जो है माली समाज और मीणा समाज जो है 50-50 हजार वोट का जातिगत आधार है इनका। और जैसे कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि हमने जातिगत से उठकर टिकट दिया है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने अपने आप में किया है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश ऐसा है कि जहां पर जातिगत आज भी सब समीकरण रहते हैं कि जी जात और पात को बड़ा माना जाता है। आज हिंदुस्तान में बहुत जगह कम हो गया है जात पात, लेकिन राजस्थान में आज भी जात पात का विषय बहुत तगड़ा है। और ये चुनाव जिस दिन इन्होंने भाया का टिकट किया, प्रमोद भाया का, कांग्रेस तो उसी दिन चुनाव हार गई थी, क्योंकि आप देखेंगे 2,27,000 मतदाता हैं इस विधानसभा में, जिसमें 50,000 के लगभग मीणा समाज के वोट है और 50,000 के लगभग आपका सैनी माली समाज के वोट हैं, और बाकी अदर कास्ट के मतदाता हैं। तो जिस दिन इन्होंने टिकट दिया था भाया को, और भाया पिछला चुनाव भी 5,000 के ऊपर चुनाव हारे, और उनके क्षेत्र में जो उनके ऊपर करप्ट भ्रष्टाचारी का तमगा लगा है कि भाया रे भाया खूब खाया, वो नारा भी आपने सुना होगा, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। और रही बात गुटबाजी की, तो कांग्रेस तो आज से क्या बरसों से गुट में बटी है, और इस चुनाव में भी कांग्रेस गुट में बटी है। जहां भारतीय जनता पार्टी भजनलाल वसुंधरा सिंधिया जी और आपके मदन राठौर जी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम बेरवा जी, ये सब एक संगठित होकर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस गहलोत कांग्रेस अलग कर रही है, सचिन पायलट कांग्रेस अलग कर रही है, आपका डोटासरा कांग्रेस अलग कर रही है प्रचार। तो वहां पर कोई दम नहीं है। और मैं तो मेरा आज शब्द आप लिख लेना कि कांग्रेस यानी बिखरी हुई नजर आ रही है, आपका कहने का मतलब यह है। मैं आऊंगा सर आपके पास, जरा शैलेश कौशिक से एक चीज मुझे जाननी है। शैलेश जी, आप पौरुष भारद्वाज जी के सवाल का जवाब भी दीजिएगा जो उन्होंने आपसे सवाल किए हैं, लेकिन एक चीज और, जिस तरह से हमारे विश्लेषक दोनों बता रहे हैं कि ये जो रोड शो हुआ है, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है, इनकी रैली देखने के बाद यहां पर भाजपा ने रोड शो किया है, और साथ ही नरेश मीणा सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो कांग्रेस का कर रहे हैं, और कांग्रेस ये भी आरोप लगाती आई है कि बी टीम है नरेश बीजेपी का। देखिए अनिल जी, जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता पैनलिस्ट अपने पौरुष जो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का लिटमस टेस्ट है, तो लिटमस टेस्ट तो हमने 2024 में भी पास किया था, जब हम 1 से 5 पर पहुंचे थे और 4 से 1 पर आई थी कांग्रेस, और 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहते हुए 3 सीटों पर जमानत जब्त कराई थी। तो जनता का विश्वास भजनलाल जी की सरकार की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट जब भी हुआ था, और लिटमस टेस्ट आज भी है, और लिटमस टेस्ट में हम पास होंगे, क्योंकि हमने 91,000 से अधिक रोजगार हमने अभी तक दे दिए, और 1.5 लाख से अधिक पाइपलाइन में। अभी अपराध की बात कर रहे थे, अपराध के आंकड़े तो एनसीआर भी जारी कर दिए कि 2023 की और 2025 की क्या स्थिति है। जहां तक बात कर रहे थे गुटबाजी की, कि भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी कह रहे थे, टिकट लेट जल्दी कोई पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी ने अपने नियम से, पार्टी ने अपने विचार विमर्श करके एक ऐसा प्रत्याशी
जो लोकल स्थानीय प्रत्याशी बेदाग चेहरा है। जहां तक बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी की, कांग्रेस का प्रत्याशी जैसे कि आपने स्वयं ने कहा था कि कांग्रेस की भाया मजबूरी है। 25 साल से एक व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का तगमा है, 19 से अधिक मुकदमे, और जिसको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ऐसे व्यक्ति को उतारकर कांग्रेस ने अपना दिखा दिया कि कांग्रेस के पास एक साधारण कार्यकर्ता उस जगह नहीं है, भाया उसकी मजबूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने बेदाग स्थानीय चेहरा दिखाया कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और कार्यकर्ताओं को आगे लाना बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ परंपरा है। जहां तक हम बात करें कि हमारी सरकार की गुटबाजी की, तो आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले इनके प्रभारी आए थे, बड़े गुण गा रहे थे पड़ोसी रंधावा जी की, बोले रंधावा जी भीड़ देखकर मना कर दिया, नुक्कड़ सभा में भीड़ देखकर बोले मेरे भाषण देने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी एकजुटता थी तो क्यों गहलोत और पायलट कैंप एक जगह आप नहीं कर पाए? क्यों गहलोत और पायलट एक रैली और एक सभा साथ नहीं कर पाए? क्योंकि जिस तरीके से पिछले उपचुनाव की स्थिति थी, 7 उपचुनाव हुए थे, आपने देखा जो जिसका प्रत्याशी उसका प्रचार, कई 7 सीटों में से कई सीटों पर तो ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, अंतिम दिन जहां चुनाव प्रचार नहीं हुआ। तो कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को लुढ़ेगी, चाहे राष्ट्र में हो चाहे प्रदेश में हो। भारतीय जनता पार्टी की जो एकजुटता है उसका परिणाम रहेगा कि हम पिछली बार से दोगुने से अधिक मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। ठीक है पौरुष जी, जवाब दीजिए इनका। और साथ ही थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देवली उनियारा उपचुनाव आपको याद है? क्योंकि नरेश मीणा बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे प्रमोद भाया जैन को यहां से हटाना है हर हालत में। देखिए अनिल जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता की बातें सुनकर के बड़ी हंसी आ रही थी। ये 5 विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर रहे थे, परंतु इन्होंने इनके एक अग्निवीर मंत्री थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनका इन्होंने जिक्र नहीं किया कि जिनको इन्होंने बिना विधायक बने मंत्री बना दिया और उनको जनता ने किस प्रकार अग्निवीर की योजना के तहत वापस भेज दिया। इन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्र की बात करी, परंतु इन्होंने इस सरकार के बनने के बाद हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र नहीं किया कि जहां पर 11 लोकसभा सीट, यानी अगर हमको विधानसभा सीटों में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में डाइवर्ट करते हैं तो 88 विधानसभा सीट होती है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बात देखिए, अभी बड़ी बड़ी अपराध की बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि साहब प्रमोद जैन भैया पे इतने केस हैं इतने केस हैं, परंतु देखिए ये खुद ये बताना भूल गए कि इनके खुद का विधायक कंवरपाल मीणा वहां पे जीता हुआ था ना, तो उसको तो हमारे तो नेता के ऊपर आरोप है, न्यायालय तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं, परंतु आपके विधायक को तो न्यायालय ने दोषी ठहराया ना। और किस जुर्म में दोषी ठहराया? कोई जन आंदोलन करने के लिए नहीं, एक सरकारी अधिकारी के ऊपर पिस्तौल तानने के जुर्म में। और दूसरी बात देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का आलम यह है कि अभी अनिल टोटिया जी चुनाव हो रहा है वहां पे नरेश को देखिए ना किस तरीके से केस है प्रमोद जैन भाई पर, क्या करती है प्रमोद जैन भाई की, यानी भाई। और उपचुनाव में क्या स्थिति हुई थी? 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी आपकी, क्या स्थिति थी आपकी? आपको पता है ना उपचुनाव में कितने सीटों पर जमानत जब्त हुई? 2 सीटों पर 84 और इन पर प्रत्याशी प्रचार नहीं करते। आपका यह बड़ा नहीं किया, आपने बात पर सरेंडर कर दिया। तो आपकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की राजस्थान में क्या है सबको दिख रही है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, गुटों में बटी हुई कांग्रेस की क्या स्थिति है उसका परिणाम 14 तारीख को आएगा, जिस दिन आपके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आएंगे। और जिस लिख लेना तीसरे नंबर पर आएंगे, और ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आप कहीं टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों आपको शर्म करनी चाहिए। आप बार-बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके वहां पे प्रत्याशी अगर कभी झूठ के आप लोगों के झूठ के जीत जाते हैं, 3000 से जीतते हैं, 4000 से जीतते हैं, परंतु जब प्रमोद जैन भाई वहां पे चुनाव जीतते हैं तो 30,000 वोटर से चुनाव जीतते हैं, 35,000 वोटर से चुनाव जीतते हैं। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप हार जीत की बात कर रहे हैं, आपका तीसरा नंबर, इस बात को मैं आपको कहता हूँ, आप याद रखिएगा 11 तारीख को जब जाएंगे तब जो आप दावा कर रहे हैं, अरविंद जी से पूछ रहे थे, अरविंद जी दावा बड़ा कर रहे हैं ये और कह रहे हैं कि यहाँ प्रमोद भाया जैन जो है वो बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन एक चीज बताइए कि जो नरेश मीणा है, मीणा समाज से आते हैं अनिल जी, साथ ही अनिल जी एक बात रह गई, अनिल जी एक बात रह गई मेरी, बोलिए एक बात रह गई। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि साहब वहां पे जो नरेश मीणा है वो कांग्रेस को डेट करेगा, कैसे करेगा मुझे बताइए। आप यहाँ पे जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी वाले और नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दलगत आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हमारे कैंडिडेट जो है वो विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम ये आप ही तो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, अगर तो नुकसान आपको पहुंचाएंगे। सुनिए ना, जाति के आधार पर अगर हम बात कर ले तो भाजपा के पिछले प्रत्याशी कंवरपाल मीणा थे ना वहां पर। अगर हम ये मानते हैं समुदाय का 60% वोट भी क्षेत्र की जनता को लूटा, इसीलिए तो जनता ने उनको आईना दिखाया, इसीलिए चुनाव हारे भाया। अगर विकास करते हैं चुनाव जीतते ना गहलोत सरकार ने विकास किया ना प्रमोद जैन भाया
सीधा डेट जो भारतीय जनता पार्टी का डेट है, कांग्रेस का तो आइए दिखाया। अगर आप दिखा देवी दीजिए इस बात उडियारा को। से तुलना करना चाहेंगे, देवी उडियारा में हमारा प्रत्याशी नया था केसी मीणा, परंतु यहाँ पे हमारा प्रत्याशी जो है वो मजा हुआ प्रत्याशी है। वो सिर्फ अंता विधानसभा क्षेत्र में नहीं, उसका पूरे जिले में, पूरे संभाग में उसकी तूती बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे घबराए हुए रहते हैं। यही कारण है कि हमारे शेर को घेरने के लिए आपस की गुटबाजी बोल करके ये लोग एक हो चुके हैं। और मैं वापस इस बात को दावे के ठीक है साथ पौरुष कहना जी, चाह ठीक रहा है, हूं कि नरेश मीणा ठीक है, आपने की वजह अपनी होती बात है रख ली। जरा हमारे आप जो भारतीय दावा जनता कर रहे हैं पार्टी उसको मैं की अरविंद जी को 11 तारीख को परिणाम एक बार देख उनका लीजिएगा। रिएक्शन लेता हूं। अरविंद जी, ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, ये पहले कहते हैं कि बी टीम है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नरेश मीणा हमें कैसे डेंट डाल सकता है। मुझे एक चीज समझाइए कि नरेश मीणा लगातार कह रहे हैं कि मैं जाति के आधार पर नहीं, मैं काम, युवा मेरे साथ जुड़े हैं उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मीणा समाज से आते हैं और वो कह रहे हैं कि माली समाज भी मेरे साथ खड़ा है। तो क्या उनको हर तबके से वोट आने वाला है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को, कुछ चीजों को मैं पूरी तरह खारिज करता हूं। हर उस नेता की जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति में जो कहता है कि हम जातिगत आधार पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरा अगर कोई कहता है कि हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, सब बकवास है। चुनाव पूरी तरह से जातिगत आधार पे ही होते हैं, पैसे के आधार पे वो लड़े जाते हैं। ये खूब अच्छी तरह से पैसा बह रहा है यहाँ पे, बिल्कुल, पहले अंता भी में तो बहा है। तस्वीर सामने है। और अगर कोई राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, तो वो जितनी गुटबाजी कांग्रेस में है उतनी उससे ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में भी है। लेकिन इनके ऊपर जो नियंत्रण है वो अलग तरह का है, इसलिए गुटबाजी दिखती नहीं है। दिखाने से परहेज किया जाता है। अदरवाइज गुटबाजी बीजेपी में भी उतनी है जितनी कांग्रेस में है। और नरेश मीणा का एकमात्र मूल मंत्र है कि मुझे इन 3 व्यापारियों को राजनीति से बाहर करना है, जिनमें एक प्रमोद जैन भाया है, एक छबड़ा से जो एमएलए हैं प्रताप सिंह सिंघवी, और तीसरे ओम बिड़ला जो कोटा से एमपी हैं। तो बात सारी की सारी जाति पर ही जाती है कि बड़ियों का मतलब, इन व्यापारियों को मतलब, इन 3 बड़ियों को जिनके यहाँ पे वोट नहीं है ज्यादा, लेकिन वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, जाति के बिना इस राज्य में, इस देश में चुनाव नहीं होते हैं, पैसे के बिना यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। गुटबाजी एक परम सत्य है। हाँ, तीनों लोग इस बार बहुत ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ताकत लगा रहे हैं, वक्त पार्टियां की भी कमी लगा है। रही हैं। रजीक फारसी वाला जी, छोटा सा कमेंट, इस बार मुसलमान, अंता का मुसलमान किसके साथ जा रहा है? मेरे पास एनालिसिस आया है, वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके साथ अंता का मुस्लिम वोट जा रहा है। और पूर्ण रूप से जो मैं घुमा हूँ, अंता में भी मैं गया हूँ, तो वहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ पूरा मुस्लिम समाज गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई बड़ा नेता मुस्लिम वहां घुमाया भी नहीं है। और जो भाया की ऐसी कोई छवि भी नहीं है कि वो जो टोटल धंधेबाज आदमी है और उसका कोई लेना देना नहीं किसी समाज से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अंता उपचुनाव जो है इस बार दिलचस्प हो रखा है और त्रिकोणीय मुकाबला है। जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी हैं, लेकिन 11 तारीख को वोटिंग है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे और किसकी कितनी ताकत, किसमें कितना दम था, वो 14 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।